हेलो गाइज। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग को यूनिट 4 बेसिक इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको बेसिक डेफिनेशंस पढ़ने हैं, जो भी क्वांटिटी पढ़ने होते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसका बेसिक डेफिनेशन पढ़ना है इस यूनिट में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो करंट और इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे बेसिक फंडामेंटल जो क्वांटिटी होता है उसे क्या कहते हैं, वो चार्ज होता है। कौन होता है? वो आपका चार्ज होता है। इसका जो वैल्यू होता है इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो वैल्यू होता है ई बराबर -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कूलम, सी स्टैंड फॉर कूलम। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सी स्टैंड फॉर कूलम, इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है करंट की। करंट किसे कहते हैं? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? करंट बोलते हैं। इसका दूसरा डेफिनेशन ये है, टाइम रेट ऑफ चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड करंट। ठीक है, तो टाइम रेट ऑफ चार्ज ये देखो आपका I बराबर dq/dt। अब Q से क्या, ये आपका चार्ज हो गया। Q से हम चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर Q बराबर चार्ज, T स्टैंड फॉर टाइम, टाइम रेट ऑफ चार्ज हो गया। इसका हमने पढ़ा चार्ज का यूनिट कूलम, C, और टाइम का क्या होता है? सेकंड होता है। तो कूलम पर सेकंड, इसी को एम्पियर भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है तो क्या बताइएगा? एम्पियर, एम्पियर होता है। ठीक है, अब देखो ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है कोई, ये एक कंडक्टर है। कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है? कंडक्टर में कैसे करंट फ्लो करता है? तो करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा? जस्ट इमेजिन, ये एक आपका पाइप है। पाइप में पानी का फ्लो कैसे होगा? अगर ये पाइप है, पानी, इसमें पानी का फ्लो कैसे होगा? तो इसमें एक आपको फोर्स लगाना होगा। एक फोर्स लगाइएगा तभी तो फ्लो करेगा। अगर पाइप में पानी भरा हुआ है, ये पाइप है, पाइप में आपका पानी भरा हुआ, तो इधर से निकलेगा कि इधर से, इसको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि इसको पता ही नहीं फोर्स किधर से लग रहा है। अगर इधर से फोर्स आप लगा रहे हो तो पानी इधर से निकलेगा। तो उसी तरह एक फोर्स लगाया जाता है जिसे बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखो करंट दो तरह के होते हैं। किसी भी सर्किट में दो तरह के करंट फ्लो होते हैं। एक होता है कॉन्वेंशनल करंट, जिसे हमने I से रिप्रेजेंट करा है। दूसरा होता है नेचुरल करंट, जिसे I' से हमने रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे आपको ये नेचुरल करंट को नहीं पढ़ना है, इसका यूज नहीं है होता है। जनरली जो आप सर्किट पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जो भी पढ़ते हो, उसमें कॉन्वेंशनल करंट का ही यूज होता है। ठीक, वही हमने लिखा भी है। इन द नेटवर्क थ्योरी व्हाइल डेवलपिंग KVL एंड KCL क्वेश्चन ओनली कॉन्वेंशनल करंट इज यूज। ये किधर से किधर फ्लो करता है? तो कॉन्वेंशनल करंट आपको पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। नेचुरल करंट किधर? उसके अपोजिट, जस्ट अपोजिट फ्लो करता है। तो ये नेचुरल करंट आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है। तो ये दो तरह के करंट होते हैं। तो इसका यूज नहीं होता, ना के बराबर होता है, इसको पढ़ने को नहीं मिलता है। ठीक है, दूसरा है EMF। अब यहाँ पे जो हमने फोर्स लगाया है, ये क्या है? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये क्या होता है? इट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टू मूव। अब ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो ले जाने में जो फोर्स लग रहा है
उसी को हम क्या कहते हैं, EMF कहते हैं। वही हमने लिखा है, टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन पार्टिकुलर डायरेक्शन एक्सटर्नल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई EMF। एक्सटर्नल फोर्स किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, EMF के द्वारा। इट इज गिवन बाई V बराबर dW अपॉन dQ। तो यहाँ पे लिख सकते हो वेयर W बराबर एनर्जी हो गया और Q आपका क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो एनर्जी का क्या होता है, जूल होता है, चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है। तो वही है इसका जो यूनिट हो गया, जूल पर कूलम। अब इसका ऐसा यूनिट में अगर लिखो तो ये क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वोल्ट बराबर क्या होगा तो जूल पर कूलम होगा, ठीक है। पावर क्या होता है, टाइम रेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। टाइम रेट ऑफ एनर्जी, ये देखो ये है आपका पावर, ठीक है। यहाँ पे भी dW क्या हो गया, एनर्जी हो गया, T क्या हो गया, टाइम हो गया। इसका यूनिट भी हो गया जूल पर सेकेंड। अभी हमने पढ़ा W को एनर्जी से W एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, T टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका यूनिट हो गया जूल पर सेकेंड। तो आपका यूनिट बन गया ऐसा यूनिट वाट। ये आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है, आपसे MCQ में पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। अब देखो कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हम बताने जा रहे हैं। कोई एक सर्किट है, कोई एक सर्किट है, चलो हम मान लेते हैं ऐसा है, और इसमें करंट का फ्लो है। ये क्या है, जो बड़ा वाला होता है वो हमेशा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, छोटा वाला हमेशा नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। अगर करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर की तरफ जा रहा होता है, उस समय इसे हम बोलेंगे एब्जॉर्बिंग एलिमेंट। इट मीन्स ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। दूसरा ये होता है करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, पावर डिलीवर कर रहा है। तो इसे हम बोलेंगे डिलीवरिंग एलिमेंट, ठीक है। ये क्या कर रहा है, पावर डिलीवर कर रहा है, किसी एलिमेंट को डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो व्हेन, नोट डाउन कर लीजिए, व्हेन द करंट इज एंटरिंग in the circuit, when current is entering in positive terminal of the circuit, this is called absorbing element. This is called absorbing element. Next, when current is leaving the positive terminal of the circuit, this is called delivering element. This is called delivering element. चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट देख रहे हैं, कैसे कैसे इसको वर्गीकृत किया गया है। तो जनरली जो एलिमेंट होता है वो दो तरह के होते हैं, या तो आपका एक्टिव एलिमेंट होगा, दूसरा आपका पैसिव एलिमेंट होगा। क्या, पैसिव, ठीक है। अब एक्टिव किसको कहेंगे और पैसिव किसको कहेंगे। तो वैसा एलिमेंट जो पावर क्या करे, पावर डिलीवर करे, और जो पावर एब्जॉर्ब करे उसे हम पैसिव बोलेंगे। अभी हमने बताया आपको कि डिलीवरिंग एलिमेंट किसे कहेंगे
और एब्जॉर्बिंग एलिमेंट किसे कहेंगे? तो जो पावर को एब्जॉर्ब करे, ठीक है, जो पावर को एब्जॉर्ब करे उसे हम पैसिव बोलेंगे, जो पावर को डिलीवर करे एक्टिव बोलेंगे। अब इसमें भी आगे देखिए, तो पैसिव में कौन कौन से आते हैं? पैसिव में आपका 3 आते हैं। आर स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस, एल स्टैंड फॉर इंडक्टेंस, एंड सी स्टैंड फॉर कैपेसिटेंस। ये 3 एलिमेंट होते हैं जो पैसिव होते हैं, ठीक है। और एक्टिव की मैं बात करूं तो एक्टिव भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट, दूसरा होता है डिपेंडेंट। दूसरा होता है डिपेंडेंट। ठीक है। अब इंडिपेंडेंट की बात करूं तो ये भी आपका 2 होते हैं। एक होता है रियल, दूसरा होता है आपका प्रैक्टिकल। अब ये दोनों आपका 2 तरह के हो सकता है, या तो आपका वोल्टेज सोर्स हो सकता है या तो आपका करंट सोर्स हो सकता है। ठीक है, ये भी आपका 2 तरह के, अदर ये वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हो सकता है। ठीक है। अब मैं बात करूं डिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट होता है वो कितने तरह के होते हैं। फर्स्ट ये होता है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। दूसरा, इसे मैं आगे डिफाइन करूंगा, अभी ये शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। तीसरा, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। चौथा, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, तो ये 4 तरह के डिपेंडेंट सोर्स होते हैं। अब देखो, ये जो होता है रेजिस्टेंस, ये लीनियर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? लीनियर। ये नॉन लीनियर भी हो सकता है। ये सभी आपका लीनियर भी हो सकते हैं और नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। अब देखो, ये कब लीनियर होंगे कब नॉन लीनियर होंगे, ये कुछ इसमें टर्म एंड कंडीशन होते हैं। जैसे रेजिस्टेंस आपका क्या होता है? लीनियर होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, बट क्या होता है, टेम्परेचर वेरी करता है तो इसका क्या होता है, ग्राफ नॉन लीनियर हो जाता है। इंडक्टेंस का भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, आगे मैं बताऊंगा इसको। चलिए, तो देखते हैं एक्टिव एलिमेंट किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। तो एक्टिव एलिमेंट व्हेन एलिमेंट इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी इंडिपेंडेंटली फॉर इनफाइनाइट टाइम, मतलब इनफाइनाइट टाइम के लिए वो किसी के सहारे के बिना वो क्या करे, पावर डिलीवर करते रहे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे। पैसिव एलिमेंट किसे बोलेंगे? पैसिव एलिमेंट किसे बोलेंगे? तो जो क्या पावर को इनफाइनाइट टाइम तक डिलीवर ना करें, इनफाइनाइट टाइम इंडिपेंडेंटली, उसे हम पैसिव एलिमेंट, दूसरे शब्द में ऐसा भी कह सकते हैं जो पावर को कंज्यूम करे उसे हम पैसिव एलिमेंट बोलेंगे। जैसे आपका रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, बल्ब हो गया, और भी है
बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, जितने भी अपने आस पड़ोस में जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, सारे के सारे आपका पैसिव एलिमेंट है। ठीक है। एक्चुअली कभी कभी ट्रांसफार्मर को एक्टिव में भी रखा जाता है, पैसिव में भी रखा जाता है। ट्रांसफार्मर एक एक्टिव एलिमेंट भी होता है और पैसिव एलिमेंट में। वो क्या है कि अगर आप उसके दूसरे छोर को देखो तो वो आपका पैसिव एलिमेंट में, दोनों छोर को देखो तो वो पैसिव में आ जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या करता है, पावर लेता है, उसी को फिर डिलीवर करता है। ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ एक छोर को देखो तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ आपको पावर दे रहा है, जितना चाहो उतना उससे ले लो। ठीक है। तो वो उस समय एक्टिव एलिमेंट काउंट होता है। ठीक है। अब दूसरा आगे बढ़ते हैं रेजिस्टेंस की तरफ। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या है? रजिस्टर का प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर। ये क्या है? प्रॉपर्टी है रजिस्टर का। कैसा प्रॉपर्टी है? व्हिच opposes the flow of electron, the ऐसा भी opposes the electric current, ये रजिस्टर का प्रॉपर्टी। रजिस्टर आप सभी देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो कभी कभी रेडियो टेलीविज़न अगर खुला देखे होंगे तो उसमें छोटे छोटे इस तरह का रहता है, इसमें ऐसे ऐसे निकला हुआ, इसमें रंग बिरंगा कलर किया हुआ रहता है, उसे हम बोलते हैं रजिस्टर। रजिस्टर क्या करता है? इसका प्रॉपर्टी क्या है? ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है उसको अपोज करता है। इसका जो सिंबल होता है, ऐसा होता है। सिंबल ऑफ रजिस्टर। ठीक है। अब ये सिंबल देखकर कुछ ऐसा अनुमान लग रहा होगा कहाँ से ये सिंबल आया। तो आपने सभी ने रोड पर स्पीड ब्रेकर देखा होगा। स्पीड ब्रेकर स्पीड को कम करने के लिए रहता है, तो कुछ ऐसा ही शेप का रहता है। तो रजिस्टर का सिंबल भी वहाँ से ही लिया गया है। ये क्या करता है? जो करंट इधर दौड़ रहा है उसको क्या करता है? उसके स्पीड को ये कम करता है, स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है। ठीक है। अब क्या करता है? ये क्या करता है कि जो करंट है, यहाँ पे जो पावर ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वो यहाँ पे जो पावर ड्रॉप हो रहा है वो क्या हो रहा है? हीट एनर्जी के फॉर्म में निकलता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। ऐसा क्यों? ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब बताओ, इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे आप सभी ने ये बेसिक पढ़ा होगा, तो उसमें ये पढ़ा जरूर होगा कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है।
तो यहाँ पे जो एनर्जी खपत हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो हीट के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे जो खपत हो रहा है वो कैसे निकल रहा है, हीट के फॉर्म में बाहर निकलता है। कैसे, हीट के फॉर्म में बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर होगा P बराबर क्या होगा, I²R। ठीक है, ये इतना पावर यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। अगर एनर्जी की बात करूँ, W बराबर क्या होगा, I²RT। I क्या है, करंट हो गया, R क्या रजिस्टर हो गया, T क्या है, टाइम है। ठीक है, यहाँ तक आई होप सभी का क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आगे देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या कहता है, ओम कौन थे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने कांस्टेंट टेम्परेचर पे कुछ एक्सपेरिमेंट करा था। ठीक है, उन्होंने करा था कांस्टेंट टेम्परेचर पे। उन्होंने देखा कि जो करंट डेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। अब यहाँ पे लिख सकते हो, देखो तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। ये क्या है आपका करेंट डेंसिटी, जे से रिप्रेजेंट करते हैं करेंट डेंसिटी। यहाँ पे लिख देते हैं वेयर जे इजकल टू करेंट डेंसिटी, और ई क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे J बराबर, यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ये सिग्मा से रिप्रेजेंट करा है। प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करा है। तो सिग्मा बराबर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इससे हम एक नाम और से भी जानते हैं, कंडक्टिविटी। ठीक है, प्रोपोर्शनल हटा तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जिसे हम सिग्मा बोले। ठीक है, तो करंट डेंसिटी बराबर क्या होता है, तो I/A होता है। तो जितना इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, कितना एरिया में फ्लो हो रहा है, तो वो होता है करंट डेंसिटी। किसी एलिमेंट में कितना करंट फ्लो कर रहा है पर्टिकुलर एरिया में, तो करंट डेंसिटी बराबर होगा J बराबर I/A। अब यहाँ पे सिग्मा बराबर 1/, ये रो होता है, रो रजिस्टिविटी होता है। यहाँ पे रो रजिस्टिविटी, ये इसके क्या होता है, इन्वर्स होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे वोल्टेज जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, जो पोटेंशियल मतलब कितना वोल्टेज लग रहा है, तो उसके लेंथ के अनुसार उस पर कितना पोटेंशियल लग रहा है, वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी V/L। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो V/I आएगा। देखो इसे हमने इधर भेज दिया तो V/I, और सारे टर्म को इधर भेज दिया तो ये आ गया ρL/A, जो कि इतना बराबर, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर R बराबर ρ/L/A, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है।
तो यहाँ से एक तो ये आपने पढ़ लिया, दूसरा इसका और भी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ओम्स लॉ को 2-3 डिफिनीशन दिया गया है, 2-3 डिफिनीशन पढ़ना है। वोल्टेज इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर the potential difference between any two point is proportional to flow of electric current एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कौन सा कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही ये क्या होगा, वैलिड होगा। अब ये टेम्परेचर जब वेरी करेगा तो ये फॉलो नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो ये फॉलो नहीं होगा ओम्स लॉ, ये हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होता है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, V अपॉन I बराबर ये R होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो ऐसे V बराबर I R हो जाएगा। अब यहाँ से V अपॉन I बराबर R। अब देखो इसका एक ग्राफ हम बनाते हैं, क्या सही में ये फुलफिल होता है कि नहीं होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कब? कांस्टेंट टेम्परेचर पे वोल्टेज और करंट का एक ग्राफ लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट का चीज़ है, एक तरफ हमने वोल्टेज, ये करंट। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे जैसे आप वोल्टेज जैसे 1 2 3 4 इसका जो ग्राफ होता है कैसा होगा, 1 2 3 4 ऐसा कर देते हैं, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6। ठीक है, तो अगर पर्टिकुलर कोई वोल्टेज पे, यानी सपोज यहाँ पे आपका करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.1 एम्पियर। ठीक है, तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जैसे आपने एक वोल्टेज बढ़ाया है 3 वोल्ट, अब 3 वोल्ट पे ये कितना फ्लो होगा, ये आपका 0.2 एम्पियर। 4 वोल्ट पे 0.3 एम्पियर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा होता है, ये लीनियर बनेगा। ग्राफ इसका कैसा होता है, लीनियर। इसका ग्राफ कैसा होता है, लीनियर। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि जो रजिस्टर होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये कैसा बिहेव करता है, तो लीनियर की तरह बिहेव करता है। लीनियर कहने का क्या मतलब है, मतलब इसका जो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वैरी नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ओम्स लॉ ख़त्म होता है और इसके आगे का अगले वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।